हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी बायोटेक्नोलॉजी की, हमने बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो स्टार्ट किया था कि बायोटेक्नोलॉजी उसके प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वैक्टर्स की, कि वैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों वो जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट की। अब वेक्टर तो बना लिया, लेकिन वो होस्ट के अंदर कैसे जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आज की वीडियो जो है हमारी वो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर हम जीन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद वेक्टर और विदाउट वेक्टर, उसके बारे में जो हम वो बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्पिटेंट होस्ट की अगर मैं बात करूं, होस्ट यहाँ पे क्या है कि जो हमारे डिजायर्ड जीन को, जो भी हमें चेंजेस चाहिए उस डिजायर्ड जीन को अपने अंदर लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सो अगर मैं बात करूं होस्ट की, होस्ट हमारे दो तरीके के होंगे। कुछ होंगे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, भाई कोई ऐसा जीन हो सकता है जो हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो दे सकते हैं। कुछ होंगे हमारे यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों ही हमारे जो है वो एज अ होस्ट काम कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी और यूकैरियोटिक सेल भी। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे कौन एज अ होस्ट काम कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे एज अ होस्ट काम कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगाई, ये सब जो है हमारे वो एज अ होस्ट काम करते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगाई। फंगाई की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमनली फंगाई जो है वो यूज किया जाता है। बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन यूज है प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया में जो ई कोलाई होता है उसका काफी ज्यादा यूज है हमारा एज अ होस्ट। अब होस्ट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, उन्हें हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने से हमारा क्या मतलब है कि वो इजीली हमारे डिजायर्ड जीन को अपने अंदर ले ले। अब वो इजीली लेगा, उसके लिए पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें उस चीजों के लिए। जैसे अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं या किसी भी कॉम्पिटेंट सेल की अगर मैं बात करूं, तो कॉम्पिटेंट सेल के अंदर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो एक्सपोजर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई और मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमें पहले, अगर प्लांट सेल की मैं बात करूं, प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले क्या होती है, हमारी सेल वॉल होती है। तो यानी कि हमें उस सेल वॉल को जो है वो रिमूव कराना पड़ेगा, तभी जो है हमारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज हो पाएगी। तो पहले हमें सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज कराना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज कराते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। कि जब आप किसी भी सेल के ऊपर से सेल वॉल हटा रहे हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सपोजर करा रहे हो, एनिमल सेल में तो सीधा होती ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल की बात की जाए, फंगाई की बात किया जाए, इन दोनों में आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल को जब हम हटा रहे हैं और जो उसके बाद हमें सेल मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना। अगर आपको एक कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना, कि आपका प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल विदाउट सेल वॉल। जिस भी सेल को आपने होस्ट बनाना है, उसकी सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका प्रोटोप्लास्ट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए क्या है, कि प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट आयन। ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट आयन। अब डाइवेलेंट आयन से हमें क्यों ट्रीट करना है, डाइवेलेंट आयन क्या है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव। बेसिकली डाइवेलेंट का मतलब क्या है, टू, कि उसके अंदर दो वैलेंसी होनी चाहिए। तो ऐसे आयन के साथ हमें सेल को जो है वो ट्रीट करना है। तो ये ट्रीट क्यों करना है हमें, भाई देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हमारा बाइलेयर होता है। बाइलेयर होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो बाइलेयर होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, बाइलेयर ऑफ लिपिड होता है। लिपिड की अगर हम बात करें, लिपिड में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरी होती है हमारी हाइड्रोफोबिक टेल। यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी अगर हमारा जीन जा रहा है, सपोज ये हमारा जीन जा रहा है, ये हमारा जीन है जो हमें एंटर कराना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, जो उस जीन को अंदर जाने से जो है वो रोक सकती है। तो इसीलिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले किससे ट्रीट कराना होता है, डाइवेलेंट आयन से।
जिससे कि उसका वो जो है वो चार्ज हो जाए, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो रुकावट ना डाले हमें जीन को अंदर जाने के लिए। तो इसीलिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले जो है वो डाइवेलेंट आयन से जो है वो ट्रीट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो डाइवेलेंट आयन से आप ट्रीट कराते हो, और मोस्टली जो डाइवेलेंट आयन जिससे आप ट्रीट कराते हो दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के डाइवेलेंट आयन से जो हम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रीट कराते हैं, जिससे कि उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो हमें ट्रीटमेंट क्यों कराना है डाइवेलेंट आयन से? टू इंक्रीज दी permeability of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि एक रुकावट डाल सकती है। तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइवेलेंट आयन से ट्रीट करा रहे हैं, जिससे कि उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए और वो जल्दी से हमारे डिजायर्ड जीन को जो है वो अंदर ले ले। अब जीन को अंदर ले लिया, लेकिन जीन की अटैचमेंट भी तो करानी पड़ेगी ना। तो थर्ड जो हमारा स्टेप होता है वो है आपका जीन अटैचमेंट। भाई अब जीन अंदर आ गया, बट उस जीन को अटैच भी तो कराना है ना, जो होस्ट का जीन है उससे। तो जीन अटैचमेंट हम कैसे कराते हैं बेटा? जीन अटैचमेंट कराते हैं हम हीट शॉक ट्रीटमेंट से। अब ये हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है आपका? हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है? तो बेसिकली क्या होता है हीट शॉक ट्रीटमेंट में, जो आपका डिजायर्ड जीन है, जो भी आपका डिजायर्ड जीन जो आपने एंटर कराया है उसको पहले रखा जाएगा आइस पे, देन उसको हीट कराया जाएगा, फिर दोबारा उसको आइस पे रखा जाएगा और फिर उसको हीट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो जीन होता है वो इजीली हमारे जो होस्ट का जीन होता है उससे इजीली अटैच्ड हो जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट से। जब हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं अपने डिजायर्ड जीन को, पहले आइस पे, हीट पे, आइस पे, फिर हीट पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो काफी ज्यादा जो है वो परमिएबल होता है उस चीज को लेकर, और इजीली किसी के अंदर भी जो है वो इंसर्ट हो सकता है। तो इसीलिए डिजायर्ड जीन को जो है वो हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि वो इजीली जो हमारा होस्ट का जीन है उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाए, और जैसे ही वो उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा, और रेप्लिकेट कर जाएगा तो हमारी नई प्रोजनी के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो सपोज ये आपका होस्ट का जीन है और इसके अंदर आपका ये डिजायर्ड जीन जो है वो आके अटैच हो गया। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, जब भी ये जीन रेप्लिकेट करेगा, होस्ट का जो भी पूरा जीन है वो रेप्लिकेट करेगा, जब वो रेप्लिकेट करेगा तो जो नई प्रोजनी बनेगी उसके अंदर क्या होगा आपका, उसके अंदर आपका ये अब इंसर्ट ही आएगा। जितनी भी आगे नई प्रोजनी बनेगी उन सब के अंदर ये फीचर जो है वो इंसर्ट होके आएगा। तो आपको कंप्लीटली वाइट दिखेगा, ये ऐसे पिंक अलग भी नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो जो आपके प्रोजनी आएगी उनके अंदर आपका ये रेप्लिकेट होके आएगा। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें हमने कहीं भी वेक्टर का जो है वो यूज नहीं किया है, तो ये एक वेक्टरलेस मेथड होता है। इसके अलावा और भी हमारे वेक्टरलेस मेथड होते हैं, तो ये एक तरीके का क्या है, हमारा वेक्टरलेस मेथड है। इट इज द वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ जीन। ठीक है, तो वेक्टरलेस ट्रांसफर कराया हमने जीन का। कैसे कराया है? सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट क्रिएट किया, सेल को विदाउट सेल वॉल करा, उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट किया डाइवेलेंट आयन से, देन हमने जीन को अटैचमेंट कराया विद द हेल्प ऑफ हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो ये आपका एक वेक्टरलेस मेथड था, जिससे आप इजीली जो है वो डिजायर्ड जीन को जो है वो ट्रांसफर करा सकते हो होस्ट के अंदर। इजीली भी नहीं है, लैब्स में काफी टाइम लगता है, पढ़ने में काफी इजी लग रहा है। तो सिमिलरली हमारे और भी वेक्टरलेस मेथड्स होते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका वेक्टरलेस मेथड है, इसके अलावा वो है आपका केमिकल मेथड। देखो, बायो में मैंने पहले भी कहा है कि जो तुम्हारा मतलब नाम है वही अपने आप को एक्सप्लेन करेगा। अब केमिकल मेथड की अगर हम बात करें कि केमिकल मेथड आपका क्या होता है, कि केमिकल मेथड कैसे हमारा ट्रांसफर कराता है जीन को, तो बेसिकली केमिकल मेथड में क्या होगा, हम एक केमिकल का यूज करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। अब वो केमिकल कौन सा होता है जिसके लिए हम जिससे हम जो है वो डिजायर्ड जीन को एंटर करा पाते हैं, जिसके ऊपर हम सेल को ग्रो कराते हैं, तो एक बार वो हम देख लेते हैं। सो बेटा, केमिकल मेथड में हमारे क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमें प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना है। प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना हर उसमें जो है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्रिएट करना है, सेल विदाउट सेल वॉल हमें क्रिएट करना है। देन सेकंड हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमने लास्ट एक कॉमन मेथड देखा था उसमें क्या था, हमने उसको डाइवेलेंट आयन से ट्रीट कराया था। इसमें हमें डाइवेलेंट आयन से ट्रीट नहीं कराना है, हमें जो सेल है प्रोटोप्लास्ट, जो मतलब इसके अंदर सॉरी बी जो इसके अंदर स्टेप होगा, सेकंड जो इसके अंदर स्टेप होगा वो क्या है कि प्रोटोप्लास्ट जो है जिसमें हमें डालना है वो प्लस डिजायर्ड जीन।
प्रोटोप्लास्ट प्लस डिजायर्ड जीन को हमें एक केमिकल पे ग्रो कराना है जिसका नाम है PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस पे हमें जो है वो प्रोटोप्लास्ट और डिजायर्ड जीन, इन दोनों को इसके अंदर जो है हमें डालना है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो डिजायर्ड जीन है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डिजायर्ड जीन इनटू प्रोटोप्लास्ट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका जो डिजायर्ड जीन है उसको प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर करा देगा। कोई डाइवेलेंट आयन से ट्रीट कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके डिजायर्ड जीन को प्रोटोप्लास्ट के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक वेक्टरलेस मेथड। दूसरा जो हमारा वेक्टरलेस मेथड होता है बेटा, वो होता है आपका जीन गन। दूसरा जो आपका मेथड है दैट इज जीन गन, और बायोलिस्टिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है गन है, कि एक गन है, जैसे गन से पिस्तौल मारते हैं हम, तो उसी तरीके से उस पिस्तौल में हम डिजायर्ड जीन रखेंगे और उसको जो है वो एक होस्ट के अंदर जो है वो सीधा मारेंगे, जिससे कि वो डायरेक्ट जो हमारे वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर चली जाए। तो इसमें भी वही, पहले तो आपको प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो बुलेट होती है, इसमें बुलेट होती है बेटा इसमें गोल्ड की और टंगस्टन की। इसके अंदर जो बुलेट होगी, जैसे जो नॉर्मल गन की बुलेट होती है वो कॉपर वगैरह की बनी होती है, लेकिन इसकी जो बुलेट होगी वो बनी होगी हमारी गोल्ड और टंगस्टन की। बुलेट ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, तो बुलेट आपकी किसकी बनी होगी, गोल्ड और टंगस्टन की बनी होगी। और इसमें कॉम्पिटेंट होस्ट को जैसे यहाँ पे सिर पे रखा, इसी तरीके से सपोज ये कॉम्पिटेंट होस्ट है और यहाँ पे हमने गन रखी। अब गन से जो बुलेट है वो सीधा माइंड में जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये जो गोल्ड और टंगस्टन की बुलेट है, ये भी सीधा किसके अंदर जाएगी, सेल के प्रोटोप्लास्ट जो है हमारा, उसके साइटोप्लाज्म में जो है वो चली जाएगी और हमारे जीन के होस्ट से अटैच कर जाएगी, सॉरी होस्ट के जीन से अटैच कर जाएगी। अब इसमें जो स्पीड होनी चाहिए वो भी एक फिक्स्ड स्पीड है। अगर उससे ज्यादा हमने स्पीड कर दी तो हो सकता है वो सेल को पार कर जाए, और अगर हम कम कर दी तो वो हो सकता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में ही स्टक हो जाए, वो हमारे डिजायर्ड जीन तक पहुंच, जो होस्ट का जीन है वहां तक पहुंच ही ना पाए, उसके न्यूक्लियस तक, क्योंकि न्यूक्लियस में ही होता है आपका जीन। तो न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए एक डिजायर्ड अमाउंट रखी गई कि इतनी स्पीड से ही हमारी जो है वो बुलेट फायर होनी चाहिए, इतनी ही स्पीड से वो सेल के अंदर जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा गई तो वो सेल को पार कर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर चली जाएगी, और अगर उससे कम गई तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही स्टक कर जाएगी, और अगर वो साइटोप्लाज्म में ही स्टक कर गई, न्यूक्लियस में नहीं गई, तो वो वेस्ट है। तो इसीलिए ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बुलेट को पहुंचाया जाता है, ताकि वो हमारे होस्ट जीन के साथ इंसर्ट कर जाए। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है बेटा 1400 फीट पर सेकेंड। 1400 फीट पर सेकेंड जो है वो इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बुलेट। अगर ये इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, अगर इस स्पीड से इंक्रीज कर गया, अगर इस स्पीड से आपका इंक्रीज कर गया, अगर स्पीड इंक्रीज हो गई, देन इट विल पास द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पास कर जाएगी और सेल से बाहर चली जाएगी एंड एग्जिट द सेल। ठीक है, दूसरा जो आपका है डिक्रीज। अगर स्पीड कम है देन इट विल स्टक इन साइटोप्लाज्म। तो ये कहां पे स्टक हो जाएगी, आपकी साइटोप्लाज्म में ही स्टक हो जाएगी, न्यूक्लियस तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ जो बुलेट है वही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये मत सोचना कि इसमें हमने डिजायर्ड जीन नहीं है। जो आपका ये डिजायर्ड जीन है वो गोल्ड के साथ ही डाला जाता है। कई बच्चे सोचे कि डिजायर्ड जीन तो मैम ने डाला ही नहीं, तो डिजायर्ड डीएनए प्लस गोल्ड या फिर टंगस्टन, इसकी जो है हमारी वो बुलेट बनी होती है और सीधा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इसको डाला जाता है। इवन इसका जो साइज है वो भी मैटर करता है, उसका साइज भी अगर ज्यादा होगा तो भी वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो नहीं जा पाएगी। तो इसका साइज जो है हमारा 1 to 2 माइक्रोमीटर के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा इसका साइज होगा तो भी हमारे न्यूक्लियस में जो है वो इंसर्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे दो मेथड अभी तक हमने देख लिए जिससे हम वेक्टरलेस ट्रांसफर करा सकते हैं। एक है आपका केमिकल मेथड, दूसरा है आपका जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। इसमें क्या है कि जो हमारा डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए, वो सीधा न्यूक्लियस के अंदर डाला जा रहा है, कहीं बाहर नहीं, सीधा न्यूक्लियस के अंदर। गन जो है वो पॉइंट ही वहीं पे की जा रही है और उसी स्पीड से की जा रही है कि वो सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाके ही रुके, कहीं उससे पहले या उसके बाहर ना रुके।
ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड है जिससे हम जो है वो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। अभी हमारे और भी मेथड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा। इलेक्ट्रो मींस हम इसमें कहीं पे करंट का यूज कर रहे हैं या फिर वोल्टेज का यूज कर रहे हैं। पोरेशन, उस वोल्टेज की वजह से आपके पोर्स क्रिएट होंगे। तो यस, इसमें हम जो है वो हाई वोल्टेज पे सेल को रखते हैं। जो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट होता है और जो हमारा डिजायर्ड जीएनए होता है, उन दोनों को हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हाई वोल्टेज में जो है वो दोनों को रखा जाएगा। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों रखा जा रहा है, क्यों हम इसको ज्यादा देर के लिए नहीं रख रहे और हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन फॉर दिस, सो बेटा हाई वोल्टेज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जब हम उसमें करंट देते हैं तो उसकी वजह से उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वो पोर्स क्रिएट हो गए तो हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो इजीली एंटर कर जाएगा। अब डिजायर्ड जीन जब एंटर कर गया, अगर हम कॉन्टिन्यूसली वोल्टेज देते रहेंगे तो पोर्स बहुत बड़े क्रिएट हो जाएंगे और हो सकता है वो डिजायर्ड जीन बाहर भी निकल जाए। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वोल्टेज देते हैं तो पोर्स क्रिएट होते हैं, और आफ्टर सम टाइम जैसे ही हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी, तो सम टाइम के बाद क्या होगा कि आपके पोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज कर जाएंगे, पोर्स क्लोज ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से डिजायर्ड जीन आपका बाहर नहीं आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। हाई वोल्टेज की वजह से आपके पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही पोर्स क्रिएट हुए, डिजायर्ड जीन आपका एंटर कर गया सेल के अंदर, उसके बाद वो वहां पे रेप्लिकेट वगैरह कर जाएगा। अब वो बाहर ना आ जाए वापस, इसीलिए जो वोल्टेज है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जा रही है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस हम वोल्टेज देंगे तो पोर्स काफी बड़े हो जाएंगे, हो सकता है आपका डिजायर्ड डीएनए भी बाहर आ जाए और भी चीजें सेल से जो है वो बाहर आ जाए, इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है। जैसे ही आपका डीएनए एंटर हो गया होगा, या मतलब डीएनए एंटर हो जाता है, तो उसके बाद हम उस वोल्टेज हटा देते हैं और पोर्स जो है ऑटोमेटिकली क्लोज कर जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है, रट्टा नहीं मारना है। क्यों दी जा रही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके लिए एक वैलिड रीजन है, ताकि पोर्स जल्दी से वापस से क्लोज हो जाए। अगर कॉन्टिन्यूस या ज्यादा देर के लिए दी तो पोर्स का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो है वो डैमेज हो सकता है सेल को, इसीलिए हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं ताकि पोर्स जल्दी से जो है वो वापस क्लोज कर जाए। नेक्स्ट जो आपका मेथड होता है बेटा वेक्टरलेस मेथड, वो होता है आपका माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन आप सभी ने सुना ही है, लगे भी होंगे काफी बार आपको, कि जो भी इंजेक्शन में लिक्विड भरा जाता है वो आपको आपके हैंड्स पे या फिर बट पे जो है वो लगाया जाता है, वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। सिमिलरली माइक्रो इंजेक्शन जो है वो एक सेल के अंदर, जो भी हमें डिजायर्ड होस्ट हमारा है, जो भी हम कॉम्पिटेंट होस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो हमारा यूज है ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये हमारे ह्यूमन एग्स में जो है वो यूज किया जाता है। आईवीएफ की अगर मैं बात करूं, जो हम आईवीएफ आज के टाइम पे बहुत कॉमनली सुनते हैं, उसमें माइक्रो इंजेक्शन का ही जो है वो यूज किया जाता है। एग के अंदर स्पर्म जो है वो डाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। तो देखो होता क्या है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जब भी हम क्या कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन का यूज करें, जैसे ह्यूमन एग में हमें स्पर्म का इंजेक्शन कराना है, स्पर्म हमारा डिजायर्ड जीन है, तो पहले इस ह्यूमन एग को होल्ड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बेटा वो होता है हमारा वैक्यूम, जिसमें उतना ही प्रेशर होता है जितना एक एग सेल को होल्ड करने के लिए जरूरत है। अगर ये प्रेशर ऊपर या नीचे हो गया तो एग सेल प्रॉपरली होल्ड नहीं होगा, वो जो है वो स्पर्म जो अंदर आ रहा है मे बी वो बाहर भी निकल जाए सीधा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा तो वो ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, या कम होगा तो वो प्रॉपरली नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए वैक्यूम का प्रेशर जो है वो बहुत मेजरेबल रखा जाता है, ना ज्यादा ना कम, कि इतना हो कि वो एग सेल के अंदर प्रॉपरली स्पर्म हमारा इंजेक्ट हो सके। तो अब क्या होगा, ये हमारा एग सेल है जिसको ये पकड़ के रखेगा। ठीक है, ये एग सेल है जिसके अंदर हमें स्पर्म को इंजेक्ट कराना है। तो एग सेल क्या है, हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट है। ये मैं आईवीएफ में बता रही हूँ कि आईवीएफ में किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या डालना है, स्पर्म डालना है। स्पर्म क्या है, हमारा डिजायर्ड जीन है। तो ये इस तरीके से इंजेक्शन की निडल, और इंजेक्शन के अंदर है आपका डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये डिजायर्ड जीन जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम आईवीएफ की बात करें, सपोज ये एक बार हमारा खराब हो गया तो हमें अगले महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल एग हर मंथ जो है वो बनते हैं। तो इसलिए ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, ये जो अभी प्रोसीजर है हमारा ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, और इसमें माइक्रो इंजेक्शन का ही जो है वो हमारा यूज किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से,
स्पर्म जो है हमारा वो एग के अंदर डाला जाता है। तो ये वन ऑफ द बहुत अच्छा यूज है जो उन कपल्स के लिए जो फर्टिलिटी नॉर्मल अचीव नहीं कर पाते हैं। सो कॉस्टली क्यों है आईवीएफ इतना, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है 1 महीने का, पूरा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ये हमारा सक्सेसफुल होता है, कई बार होता है कि 3 to 4 बार भी हमें ये रिपीट करना पड़ता है, इसलिए आईवीएफ जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो ये कुछ हमारे वेक्टरलेस जीन मेथड्स है जिसमें आप इजीली डिजायर्ड जीन को जो है विदाउट एनी यूज ऑफ वेक्टर आप जो है वो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डाल सकते हैं और उसका रेप्लिकेशन करा सकते हैं। ये था बेटा हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारी टेक्निक्स यूज होती हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है इसमें हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, कैसे वो हमारा काम करती हैं, कौन सी टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं कि आरडीएनए प्रॉपरली बना है या नहीं बना है, उसके बारे में जो हम वो बात करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।